नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो रिसेंटली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी चीन यात्रा पर जाती हैं, लेकिन वो अपनी इस यात्रा को पूरी कंप्लीट किए बिना ही वापस लौट आई हैं और चीन के साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए जाने थे वो भी कंप्लीट नहीं किए गए हैं और इसे भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने खुद को और ज्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। भारत की दिग्गज कंपनी अब दुनिया के चौथे देश में काफी बड़ा पोर्ट अपने नाम करने जा रही है। इसी के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ते चली जा रही है और अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के रिकॉर्ड्स टूटने शुरू हो चुके हैं। भारत और अमेरिका ने मिलकर के चीन के लिए एक नया खतरा बना दिया है। वहीं चाइना अमेरिका से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक कदम और आगे निकल चुका है। भारत की तरफ से एक्सपोर्ट होने वाला डीजल अब यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया है। आज के इस वीडियो में भारत, चीन, बांग्लादेश, अमेरिका, यूरोप, वियतनाम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी 4 दिन की चीन यात्रा पर जाती हैं, लेकिन वो अपनी इस यात्रा को सिर्फ 3 दिन में ही कंप्लीट करके वापस लौट चुके हैं और इससे वो खुद चीन के ऊपर भड़की हुई हैं, जहां पर 2 बड़े एलिगेशंस बांग्लादेश की तरफ से चीन पर लगाए गए हैं। पहला एलिगेशन ये है कि चीन ने बाकी नेताओं को जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है उस तरीके से बांग्लादेश को रिस्पेक्ट नहीं दी गई। सही मायने में देखा जाए तो रशिया जिस तरीके से चीन के साथ बिहेव करता है वही बिहेव चीन ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ किया। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ये होप चीन लेकर के गए थे कि इनको करीब करीब $5 बिलियन का लोन मिलने वाला है, जिससे ये अपने देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। बट चाइना ने इन्हें सिर्फ $100 मिलियन का लोन ही इशू करने का वादा किया और इसी चीज को लेकर के बांग्लादेश के पीएम काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही हैं। लेकिन ये बांग्लादेश के लिए जितना ज्यादा दुख की बात है उतनी ज्यादा भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इससे पता चलता है कि बांग्लादेश चीन नहीं बल्कि भारत की तरफ टिल्ट हो चुका है और अब भारत को ज्यादा से ज्यादा मदद बांग्लादेश को देना चाहिए, जिससे हम अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के अंदर बढ़ा सकें। रिसेंटली भारत की तरफ से करीब $50 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है। भारत की तरफ से हाई स्पीड डीजल कनेक्टिविटी बांग्लादेश को दी गई है और मल्टीपल एक्सपोर्ट्स हम बांग्लादेश को करते हैं। और बांग्लादेश की मिलिट्री ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने चीन से जो हथियार मंगाए हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और अब भारत को जरूरत है कि हम कई हथियार बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना शुरू करें, जिससे रिलेशंस और ज्यादा अच्छे हो सके। और रिसेंटली टाटा की तरफ से कुछ एडवांस मिलिट्री व्हीकल्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट भी किए जा चुके हैं। आपके हिसाब से भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के दिग्गज अडानी ग्रुप अब लगातार दूसरे देशों में बड़े बड़े पोर्ट्स खरीदना शुरू कर चुकी है। पहले इजराइल, उसके बाद श्रीलंका, फिर तंजानिया और अब वियतनाम में एक बड़ा पोर्ट अडानी ग्रुप के नाम होने वाला है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की ओर से इस बात का खुलासा किया गया है कि वियतनाम सरकार के दा नोंग में जो ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, यहाँ पर एक पोर्ट अडानी ग्रुप के नाम किया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन जल्द से जल्द इस पे बड़े स्केल पर कंटेनर टर्मिनल और मल्टीपर्पज बर्थ सेटअप किए जाएंगे और यहाँ पर अडानी ग्रुप ही इस पे काफी बड़ी दावेदार उभर कर सामने आई है। अगर अडानी ग्रुप इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम करा लेते हैं तो ये उनके लिए चौथा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होगा, जो एक तरीके से भारत का नाम हो चुका होगा। इससे पहले इजराइल का हाइफा, श्रीलंका का कोलंबो, तंजानिया का डार एस सलाम और अब वियतनाम का पोर्ट भारत के नाम होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक तरफ से फोकस किया जा रहा है। अडानी ग्रुप अपनी तरफ से भी प्रपोजल रख चुकी है कि करीब $2.4 अरब की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी और इससे वियतनाम की काफी बड़ी मदद होने वाली है। हैरानी की बात यह है कि वियतनाम चीन के बिल्कुल पड़ोस में होकर यहाँ पर भारत अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक बड़ी जीत होगी। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर विदेशी निवेश अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और करीब 15,000 करोड़ से भी ज्यादा के आंकड़े को इसने पार करना शुरू कर दिया है। डिटेल्स की बात की जाए तो FBI, जिसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, इसने जुलाई में कई रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं और अब तक इसमें करीब 15,352 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और ये प्योर इन्वेस्टमेंट है। प्योर इन्वेस्टमेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसे डायरेक्टली करेंसीज में इन्वेस्ट किया गया है, ना कि किसी एसेट के रूप में। लेकिन यहाँ पर शुरुआती महीने के सिर्फ 12 दिन बीते हैं, यानी कि जुलाई के 12 दिन में ये 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है और इससे पहले के महीने में देखा जाए तो मई में करीब 25,586 करोड़, जून में करीब 26,556 करोड़, लेकिन ये पूरे महीने का बजट है और अब सिर्फ 12 दिन के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आना, ऐसा पता चलता है कि इस बार ये आंकड़ा 30,000 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने वाला है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और अमेरिका ने मिलकर के चीन के लिए एक और नई और खतरनाक स्थिति पैदा करनी शुरू कर दी है। असल में वो कंपनीज जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, भारत और अमेरिका ने उन्हें अपने कंट्री में इन्फ्लुएंस करते हुए
चीन की इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना शुरू कर दिया है और ये भारत की डिप्लोमेटिकली सबसे इंपॉर्टेंट जीत मानी जा रही है। डिटेल्स की बात की जाए तो सिंगापुर के सरकारी निवेश कंपनी का नाम है टेमासेक। ये चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली काफी बड़ी कंपनी थी, लेकिन लगातार ये चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करनी शुरू कर चुकी है और ये भारत और अमेरिका के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा रही है। डिटेल्स की बात की जाए तो लास्ट ईयर इन्होंने चाइना के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट की थी उससे ज्यादा ये अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब इनके नेक्स्ट टारगेट भारत है। कंपनी का कहना है कि चाइनीज मार्केट के अंदर जो कैपिटल मार्केट और लगातार उनकी डिक्लाइन में जा रही इकोनॉमी है, इसकी वजह से कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान उठाने पड़े हैं। इसके अलावा इनके जो एसेट्स की वैल्यू है वो लगातार गिरती चली जा रही है। ऐसे में वो लगातार अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और ऐसे में भारत और अमेरिका इनके लिए बेस्ट ऑप्शन उभर कर सामने आए हैं। कंपनी के नेट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इनकी वैल्यू करीब 389 बिलियन $, पहुंच गई है और इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 382 अरब डॉलर के आंकड़े को टच किया था। 2020 में इनकी चाइना के अंदर इनकी टोटल वैल्यूएशन में सिर्फ 29% इन्वेस्टमेंट 2020 में सिर्फ चाइना के अंदर इन्वेस्ट की जाती है, अगले साल 19% और ये गिरते गिरते अब 15 से 17 के बीच आ गई है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें चीन ने एक बार फिर अमेरिका को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 2 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के पूरी दुनिया में जो मार्केट बने हैं ये हम सभी ने देखा है और अमेरिका और चीन दोनों ही इस रेस में जुट जाते हैं, दोनों ही अपने अपने नए सॉफ्टवेयर्स नए एप्लीकेशंस लॉन्च करते हैं और चीन अमेरिका से आगे ना निकल जाए इसीलिए IPs हो या फिर सेमीकंडक्टर बनाने वाली टेक्नोलॉजीज अमेरिका ने चाइना को ट्रांसफर करनी पूरी तरीके से बंद कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना अमेरिका से एक कदम आगे निकलता हुआ नजर आया है। रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट सर्वे किया गया है करीब 1600 लोगों के बीच में और ये नॉर्मल सर्वे नहीं बल्कि कई एक्सपर्ट्स के बीच किया गया, जिसमें पता चला कि जनरेटिव AI के मामले में अभी तक सिर्फ ChatGPT जैसे सॉफ्टवेयर्स को पसंद किया जा रहा था, लेकिन अब चाइना की तरफ से लॉन्च किए गए Gen AI जिस तेजी से खुद को एक्सपेंड कर रहा है, इससे नहीं लगता ChatGPT हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे जितने भी AI टूल्स इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। फिलहाल ये रेस चाइना और अमेरिका के बीच में चल रही है। भारत पर अगर असर की बात की जाए तो इस पर भारत का कोई भी खास इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है और सही मायने में देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी में भी हम अभी काफी ज्यादा पीछे हैं। वहीं अगली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो वही यूरोपीय देश जो लगातार भारत पर सवाल खड़े करते आए हैं कि भारत आखिर रूस से सस्ता तेल कैसे खरीद सकता है। अब उन्हीं देशों के अंदर भारत से एक्सपोर्ट होने वाला डीजल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में भारत की तरफ से भेजे जाने वाले डीजल करीब 4 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। आंकड़ों की बात की जाए तो मई महीने में भारत की तरफ से करीब 24,500 बैरल प्रतिदिन डीजल एक्सपोर्ट किया गया है यूरोप में। वही जून में ये बढ़कर के 1,19,400 बैरल प्रतिदिन हो गया है, यानी कि पूरे यूरोप में डीजल की डिमांड बढ़ चुकी है। लेकिन यूरोप एक तरफ पूरी कोशिश कर रहा है कि डीजल इंपोर्ट को कम किया जाए, लेकिन देश के अंदर हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्हें अपनी एनर्जी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए भारत पर डिपेंडेंसी बनाए रखनी पड़ रही है और अब भारत की तरफ से रिफाइन होने वाले पेट्रोलियम का करीब 17% हिस्सा यूरोप में भेजा जाता है, वहीं 27% हिस्सा एशिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है और इस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारा देखने को मिला है रशिया यूक्रेन वॉर में, जब साल 2022 और 23 में भारत का अचानक से डीजल एक्सपोर्ट बढ़ जाता है यूरोप के अंदर और करीब करीब $29 बिलियन का हम डीजल इन देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं। वहीं साल 2024 में ही इसमें काफी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी $22 बिलियन का डीजल एक्सपोर्ट किया जा चुका है। यूरोपीय देशों के इस दोगलेपन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।